हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नए साल की नई वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो के साथ में आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर करे ये नया साल आपके जीवन में नई खुशियां और नई समृद्धि लेकर आए, साथ साथ आपके सभी सपने इस नए ईयर में ईश्वर की कृपा से वो सभी फुलफिल हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आपकी इस कामयाबी में एक छोटा सा योगदान हमारा भी। ये ब्रेन वेव सीरीज का यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा और यहाँ पर भी हम अपनी पिछली वीडियोस की तरह कंप्लीट 125 क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। पिछले सभी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करने के लिए दिया गया था, तो वहाँ पर केवल हम एक मीनिंग को सीख रहे थे। यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 मीनिंग को सीखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 होगा स्विमिंग। स्विमिंग की स्पेलिंग होती है SWIM, स्विम। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम इसमें ING ऐड करेंगे तो M हो जाएगा डबल, तो स्विमिंग की स्पेलिंग है बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी बोरोइंग। तो फ्रेंड्स, बोरो की स्पेलिंग होती है BORROW और फिर इसमें ING ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सिंगल R। तो फ्रेंड्स, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोरोइंग। सोवरेन। सोवरेन की स्पेलिंग को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सोव लिखना है और उसके बाद में लिखेंगे रेन। क्लियर? ये हो जाएगा सोवरेन। क्लियर फ्रेंड्स? प्रिजर्व। प्रिजर्व PRE, प्री और SERVE, सर्व। इसको याद कर सकते हैं, प्री सर्व यानी पहले सर्व करना। ठीक है, तो प्रिजर्व का मीनिंग वैसे तो होता है सुरक्षित रखना या स्टोर करना किसी भी चीज़ को, लेकिन फ्रेंड्स याद करने के पर्पज से आप इसको लिख सकते हैं प्री सर्व, पहले सर्व करना, तो प्रिजर्व। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखेंगे परफिडी। परफिडी, तो पर और FIDY, फ्री। परफिडी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, मिज़नथ्रोप। मिज़नथ्रोप यानी मानव जाति से हेट करने वाला। फ्रेंड्स, ये मिज़न से बना है, ठीक है। मिज़न का अर्थ होता है हेट। क्लियर? और थ्रोप, थ्रोप मीन्स होता है मानव जाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिज़नथ्रोप की MI ध्यान रखना, मिज़न और THROPE, थ्रोप। रेलेंटलेस। तो फ्रेंड्स, रेलेंटनेस तो RELENT, रेलेंट और LESS, लेस। ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? और इंजीनियस। इंजीनियस की स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ पर U दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स इंजीनियस की स्पेलिंग होती है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी INGENIOUS। क्लियर? ये N के बाद में U के प्लेस पे I आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इंजीनियस में होता शानदार। मिज़नथ्रोप मैंने आपको बता दिया, मानव द्वेषी, मानव जाति से घृणा करने वाला। रेलेंटलेस जो होता दोस्तों वो होता निर्मम, कठोर। और परफिडी मीन्स होता है विश्वासघात। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेशेंट। तो नेशेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी बाद में सेंट आएगा तो सेंट की स्पेलिंग जो आएगी SCENT आनी है। तो नेशेंट मीन्स होता है नवजात शिशु। और मैलिएबल दोस्तों, मैलिएबल मीन्स होता है आसानी से प्रभावित होने वाला। क्लियर? और डिसिमिनेट। डिसिमिनेट डिसिमिनेट की स्पेलिंग होती है DISSE, डिसी और MINATE, डिसिमिनेट। क्लियर फ्रेंड्स? और डिसिमिनेट, ठीक है ना, डिसिमिनेट का मीन्स होता है प्रसारित करना। क्या होता है? प्रसारित करना। वैसे ऑब्वियस क्वियस मीन्स होता है चापलूस व्यक्ति।
फ्लैटर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे, परटर्ब। परटर्ब, तो परटर्ब की स्पेलिंग एक बार लिख के देख लेते हैं, PER और TURB। तो फ्रेंड्स परटर्ब की करेक्ट स्पेलिंग होती है PERTURB। परटर्ब का हिंदी मीनिंग होता है व्याकुल। क्लियर। और यहाँ पर परटर्ब की स्पेलिंग दी गई PERTERB, जो कि इनकरेक्ट है, और यही हमको फाइंड करना, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। परसीव की स्पेलिंग सही है, PERCEIVE, परसीव, यानी रिसीव से बना है, RECEIVE, रिसीव। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आया था दोस्तों, कंसीव। ठीक है फ्रेंड्स, और एक वर्ड और आ जाएगा इसी से मिलता जुलता, वो हो जाएगा डिसीव। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सी के बाद में आई और ई को एक साथ रखा जाता है तो ई पहले आता है, आई बाद में आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, पिजन, PIGEON। पिजन की स्पेलिंग PIGEON, पिजियन, ये भी ठीक है। और पैसिव की स्पेलिंग तो PASSIVE, पैसिव भी ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा परटर्ब। परटर्ब का हिंदी मीनिंग होता है व्याकुल, और करेक्ट स्पेलिंग होती है PERTRUB, परटर्ब। क्लियर फ्रेंड्स, PER और TURB, परटर्ब। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, पाइटी, सोवरेनिटी और विविडली। तो विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? सो फ्रेंड्स लेट्स, डिप्रेस की स्पेलिंग ठीक है, DEPRESSED, डिप्रेस। डिप्रेस मीन्स उदास। पाइटी, पाइटी मीन्स ईश्वर भक्ति, ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों सोवरेन की तो हमने स्पेलिंग अभी बताई थी, SOVE लिखना है और REIGN लिखना है, और उसमें जोड़ देना है TY, सोवरेनिटी। क्लियर फ्रेंड्स, और सोवरेनिटी मीन्स होता है स्वतंत्रता। वाइवडली, तो फ्रेंड्स वाइवडली की स्पेलिंग होती है VIVEDLY। क्या होती है? VIVEDLY, और यहाँ पर दिया गया है IDLY, जो कि इनकरेक्ट है। सो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग VIVEDLY। तो इस तरह से हमने आपको ये 5 इनकरेक्ट वर्ड कराए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एरिस्टोटल डिस्कस द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन। तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की थ्योरी है उसको डिस्कस किया है पोइटिक्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेशिया एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। दोस्तों प्रोपेशिया जो एरिस्टोटल के द्वारा यूज किया गया अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में, उसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। यानी जो हीरो का जो फॉर्चून है वो जब गुड से बैड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को दोस्तों हम प्रोपेशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज नॉट राइमिंग एंड वर्सिंग मेक ए पोइट नो मोर देन ए लॉन्ग गाउन मेक एन एडवोकेट हुज व्यू इज दिस। फ्रेंड्स इन लाइनों का सार है कि कोई भी राइम और वर्स लिखने से पोइट नहीं होता, और इसके कंपैरिजन में कोई भी जो लंबा गाउन पहन लेता है वो एडवोकेट नहीं बन जाता है। तो फ्रेंड्स बड़ी ही अच्छी लाइन है, तो ये किसके द्वारा कही गई है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out the error part in the following sentences. They have lived in this apartment since 10 years. तो फ्रेंड्स since की स्पेलिंग यहाँ पर गलत होगी, since की स्पेलिंग होगी SINCE, इसको कंसीडर कर लेना। They have been lived in this apartment since 10 years.
तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 10 ईयर्स की बात कर रहा है जो कि पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। और फ्रेंड्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं। क्लियर। 10 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11 द मीनिंग ऑफ द इडियम गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट इज। ऑप्शन नंबर सी रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ द इडियम गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी डाउट के आधार पर उसको बेनिफिट देना। तो किसी को इनोसेंट करार दे देना जब तक कि उसके विरुद्ध कोई जो प्रूफ है वो ना मिल जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों सिनोनिम्स ऑफ प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन नंबर ए बैन। प्रोस्क्राइब मीन्स होता है किसी भी चीज को बैन करना, किसी भी चीज पर रोक लगाना कहलाता है प्रोस्क्राइब। ठीक है। बेसिक साधारण, ग्रेट बड़ा, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द नरेशन। नरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, इसको मैं 1 बाय 1 आपको करके दिखाता हूँ। पूरी स्क्रीन पर मैंने ले आया हूँ इसको। ठीक है। एक एक ऑप्शन को देखेंगे। इन रिपोर्टिंग exclamation and wishes the indirect speech is introduced by some verb expressing exclamation और wish। तो ये करेक्ट है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में जो विशेष और एक्सक्लेमेशंस स्पीच होती हैं उनको हम किसी न किसी एक्सक्लेमेशन और विश वर्ब से जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड वन in reporting verb commands and request the indirect speech is introduced by some verb expressing command or request। ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट in reporting questions the indirect speech is introduced by some such verb asked inquired etc। तो फ्रेंड्स ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। क्योंकि जब हम किसी इंट्रोगेटिव वर्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम किसी इंट्रोगेटिव वर्ब से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं जो किसी विषय में पूछताछ करती हो। ऑप्शन 4 देखेंगे। व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स ये गलत है। ठीक है। जब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो वहाँ पर हम उसको इन्फिनेटिव से फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट 14 चूज द एंटोनिम ऑफ कैपेबल। फ्रेंड्स कैपेबल का एंटोनिम बताना है। ब्लेस, ब्लॉक, इनेप्ट और कैनोनिकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनेप्ट। कैपेबल में सक्षम, योग्य और इनेप्ट में असक्षम या अयोग्य। क्वेश्चन 15 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी अपारेंटली। देखिए करेक्ट स्पेलिंग को सबसे पहले मैंने आपको बताया है APPARENTLY अपारेंटली। ठीक है ना। आपको लिखना है एप और फ्रेंड्स फिर आर और एन
तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर इजीली आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और कंड्यूसिव, तो फ्रेंड्स कंड्यूसिव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है CONDUCIVE, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिया गया है जिसके कारण ये गलत हो गई है। एस नहीं होता, कंड्यूसिव में सी होता है और कंड्यूसिव में होता है सहायक। क्लियर। बॉटल नेक, तो फ्रेंड्स बॉटल नेक की स्पेलिंग होती है BOTTLE और यहाँ पर दिया गया है TTEL, जो कि यहीं पर गलत हो जाती है, और NECK। और फ्रेंड्स बॉटल नेक में होता है ट्रैफिक जाम। और फ्रेंड्स इंडोजीनियस, तो फ्रेंड्स इंडोजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है ENDOGENOUS, इंडोजीनियस। और इंडोजीनियस में दोस्तों अंतरजात। क्लियर। इस तरह से हमने बाकी जो 3 ऑप्शन थे उनकी करेक्ट स्पेलिंग को भी रीड किया। तो एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है, यानी ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सो गाइस वन बाय वन सभी रूल्स को स्टडी करेंगे। इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द चेंज डू नॉट अकर इफ द स्पीच इज रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो सेम टाइम को रिप्रेजेंट करती है, उसी समय को, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये करेक्ट है। इन इनडायरेक्ट दैट एंड दोस डू नॉट चेंज अनलेस द थिंग पॉइंटेड आउट इज नियर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जब तक जो है वो जो नियरनेस को शो नहीं करेंगी हम उनको चेंज नहीं करते हैं। कहने का अर्थ, जैसे अगर हम ये कहें दिस इज माई पेन, तो फ्रेंड्स वो प्रत्यक्ष आंखों के सामने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम दिस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे दिस इवनिंग हो जाएगा तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि इनका प्रयोग किसी नियरनेस यानी नियर बाई प्लेस के लिए हो रहा है, नियर बाई पर्सन के लिए हो रहा है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है इन द रिपोर्टिंग वर्ब, इन द रिपोर्टिंग द वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, द टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। देखिए ये वर्ब की जगह यहाँ पर वर्क हो गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का यानी इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच टुडे बिकम्स द डे बिफोर। और फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि टुडे को हम द डे बिफोर में नहीं बल्कि दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। 17, which of the following statements is not correct with reference to English grammar। इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा कथन सही नहीं है। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। व्हेन देयर आर 2 और मोर एडवर्ब्स वी पुट देम इन ऑर्डर, प्लेस, मैनर, टाइम। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा एडवर्ब दिए गए हैं या 2 से ज़्यादा एडवर्ब दिए गए हैं तो उसको हम प्लेस, मैनर, टाइम नहीं बल्कि मैनर, प्लेस और टाइम के सेंस में यूज करते हैं। इसकी ट्रिक होगी दोस्तों MPT, यानी मैनर, प्लेस और टाइम। जब 2 से ज़्यादा एडवर्ब दिए गए हैं तो फ्रेंड्स उनको हम MPT फॉर्म में रखते हैं, यानी मैनर, प्लेस और टाइम, यानी कि मैनर, टाइम और प्लेस के रूप में नहीं रखते हैं।
फ्रॉम इज नॉर्मली यूज विथ टिल और अनटिल, ये बात ठीक है। यदि हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम जो होता है वो इनिशियल टाइम होता है उसके लिए यूज होता है, और टू के साथ साथ यानी जो एंडिंग टाइम होता है टू उसके लिए होता है, या फिर टिल भी यूज कर सकते हैं हम, वहाँ पर अनटिल भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए प्रीपोजिशन इज यूज, ए वर्ड यूज्ड विद द प्रोनाउन, एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन द वर्ब। तो फ्रेंड्स एडवर्ब का काम ही होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, और अनदर एडवर्ब के साथ साथ जो रेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उन सभी को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। 3, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन का यूज नाउन के प्लेस पे ही किया जाता है। ईच अदर इज यूज फॉर टू पीपल और थिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी करेक्ट है, यानी ईच अदर का प्रयोग दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए किया जाता है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से सभी ऑप्शन को देखने के बाद में ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग केवल प्रोनाउन के साथ ही नहीं नाउन के साथ भी किया जाता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन को देखने के बाद में ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। 19, एन एलेजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए। तो फ्रेंड्स एलेजी, जैसा कि आपको पता है, जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है, कोई हमारा नियर एंड डियर हमसे बिछड़ जाता है, तो हम उसके शौक में एलेजी को लिखते हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो होता है सेंस ऑफ लॉस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20, ए शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेंस। फ्रेंड्स ये सोनेट है, सोलेट हो गया है, SONNET, सॉरी SONNET, सोनेट। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये सोनेट है, यूजुअली कंटेंस। तो फ्रेंड्स शेक्सपियर के सोनेट को जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें 3 क्वार्टरन होते हैं, और फ्रेंड्स एक कपलेट होता है। तो यानी 4 लाइन के 3 क्वार्टरन यानी कि 3 स्टैंजाज हो जाएंगे, और एक कपलेट यानी 2 लाइन्स का। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 21, select the option that express the given statement in active voice। स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट दिया गया है, पार्कर हैज बीन बिटन बाय ए रेयर स्पाइसीज ऑफ स्पाइडर्स। यानी पार्कर को स्पेसीज की एक जो स्पाइडर्स थे उसकी एक स्पेशल जो प्रजाति थी उसके द्वारा काटा गया। तो फ्रेंड्स इसका एक्टिव वॉइस होगा, देखिए हैज बीन यहाँ पर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 22 and 23, इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। दे आर वुमेन टीचर्स, वी आर लेडी डॉक्टर्स, यू आर ऑल हाउस मेड्स, एंड वी आर वुमन डॉक्टर्स। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब कुछ वर्ड्स के शुरू में मैन या वुमेन लगा हुआ होता है और वो कंपाउंड नाउन को फ्रेम करते हैं, तो ये एक्सेप्शनल में आता है कि उसके केवल बाद वाले पार्ट में एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। 23, आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न एट इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, और आई वॉज बॉर्न एट इंडिया। सो गाइज देखिए सबसे पहले इंडिया जो है एक बिग प्लेस है, यानी बड़ी कंट्री है, इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तो इंडिया के लिए एट नहीं आएगा, ठीक है, इन आएगा। तो अब ये देख लेते हैं कि इनके साथ में एम आएगा व आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स बॉर्न होने की बात कर रहा है, अभी थोड़ी ना बॉर्न हुआ, पहले बॉर्न हुआ जब भी तो बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वा आ जाएगा। नेक्स्ट 24, हाउ डज द शेक्सपियर ट्रीट द सब्जेक्ट इन द सोनेट 138। तो फ्रेंड्स 138 में वो अपनी प्रेमिका के विषय में बात करता है, ठीक है ना। व्हेन आई स्वेयर्स दैट माई when my love is swears that she is made of truth, I believe in her though I know she made a lie। यानी जब वो बता रहा है कि जब उसकी बेलावुड जो है कसम खाती है, स्वेयर्स खाती है, तो मान लेता है। तो फ्रेंड्स इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर जो है, जो सब्जेक्ट है उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्यार में झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों उस बात को एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स विच एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, तो करेक्ट जो एक्सप्रेशन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नॉट अ बेन। 26, सोनेट इज ए। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। नेक्स्ट, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, यानी पोइट्री को टीच करने का जो मेजर एम है वो क्या है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर और मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोइट्स। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 28, with reference to the use of punctuation marks, which of the following statements is correct। फ्रेंड्स पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन पर नज़र डालने के बाद में दोस्तों पता चलता है कि ऑप्शन थोड़े से बड़े बड़े हैं। तो पहले दो ऑप्शन आपके ये हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों बाकी जो दो ऑप्शन हैं वो आपके ये हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत शांति से पढ़िए। तो बाकी मैं करेक्ट आंसर आपको बताकर चल रहा हूँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपेरिजन्स नॉट करेक्ट। फ्रेंड्स कौन सी इडियोमेटिक कंपेरिजन्स करेक्ट नहीं है, यानी 3 करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा एट 6s and 8s। एट 6s and 8s नहीं होता, एट 6s and 7th होता है। थर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस। वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस के संबंध में कौन सा कथन जो है, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफर्म और कंपोज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है। एकम्पनीमेंट, एक्सप्लेनेशंस, सुपरस्टिशियस और मिसलेनियस। तो फ्रेंड्स एकम्पनीमेंट की स्पेलिंग भी सही है, सुपरस्टिशियस की स्पेलिंग भी सही है, और मिसलेनियस की स्पेलिंग भी सही है। तो गलत हो जाएगी एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स एक्सप्लेन की स्पेलिंग में आई होता है EXPLAIN, बट जब हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं तो फ्रेंड्स ये एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लानेशन हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आई को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट 32, पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नॉन एज। फ्रेंड्स पेट्रार्कन सोनेट को जानते हैं, ऑप्शन बी इटालियन सोनेट, ठीक है। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट एक है। 33, कर्टेल सोनेट इज नॉन एज।
तो फ्रेंड्स कर्टैल सोनेट जो होती है वो 10.5 लाइन्स की होती है, यानी कि 10.5 लाइन की वो पोएम होती है। 34 द लाइन द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven occurs in। तो फ्रेंड्स ये लाइन जो ग्रेट करेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का, उसके द्वारा बोली गई हैं, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई हैं। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। दोस्तों निम्नलिखित लाइन्स में फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है। Why then, oh brawling love, oh loving hate। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लविंग हेट मेंशन है, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हो जाएगा, मैट ऑक्सीमोरन। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी का मीन्स होता है लाइफ ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37 ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे। ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सेंटेंस। फ्रेंड्स इसको सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो गाइस सिंपल का मतलब है एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए केवल। तो रिसीव में हमने आईएनजी लगाया और इसका बना प्रेजेंट पार्टिसिपल। रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड्स ही लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। His senior colleagues have been transferred to Dehradun। ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इसको कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके होते हैं 3 प्रकार के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। 39 सिनोनिम्स ऑफ वीकेंड। वीकेंड मीन्स कमज़ोर बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, वीकेंड मीन्स कमज़ोर बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मीन्स बता दोस्तों कमज़ोर बनाना। 40 सेलिब्रेट डेनोट्स। फ्रेंड्स सेलिब्रेट डेनोट्स करता है ऑनर, पब्लिश, ह्यूमिलिएट और सर्कुलेट। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। ठीक है, पब्लिश मीन्स होता है किसी भी चीज़ को प्रकाशित करना, और ह्यूमिलेट यानी किसी भी चीज़ का मजाक बनाना, और सर्कुलेट यानी किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करना। ठीक है ना, उसको धारा प्रवाहित करना। क्लियर? 41 डेबिलिटेट। डेबिलिटेट डेनोट्स। डेबिलिटेट का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉफ्टन अप। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 वेरासिटी। तो फ्रेंड्स वेरासिटी का जो सिनोनिम्स है वो बताना है, और वेरासिटी का हिंदी मीनिंग जो दोस्तों होता है वो होता है सच्चाई। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथफुलनेस। 43 सिनोनिम्स ऑफ विंडसम। विंडसम का सिनोनिम्स दोस्तों बताना है। सम मीन्स होता है सुहावना, आकर्षक यानी कि चार्मिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 44 वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, यानी कि जो कोई भी काम करता है या स्टडी करता है बिना किसी सीरियसनेस के, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली टेंटे। उसको बोलते हैं दिल्ली टेंटे। तो फ्रेंड दिल्ली टेंटे को याद कर सकते हैं आप दिल के टेंटे से।
यानी ऐसा व्यक्ति जिसको अपने दिल के टंटे के अनुसार ही काम करना था, वो किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेता है। 45 अपोजिट ऑफ प्राउड। तो फ्रेंड्स, प्राउड में होता है घमंडी या घमंड, और हम्बल में होता है नम्र या नम्रता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से 50 देखेंगे, और करेक्ट प्रीपोजिशन आपको फिल करना है दिए गए ब्लैंक प्लेस में। तो फ्रेंड्स 46, ए गुड जज नेवर जंप्स द कंक्लूजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी डैश डैश योर रेपुटेशन फॉर टू विद ऑफ। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 टू योर रेपुटेशन। क्वेश्चन 48, minority aspirants cannot forever be kept in check dash dash the gun. So friends, you have to fill the correct preposition, and correct preposition will be with. Minority aspirants cannot forever be kept in check with the gun. Clear friends? Let's move to the next question. 49, the Sarpanch turned dash the proposal without thinking properly. तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा टर्न इट डाउन। टर्न इट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज कर देना, यानी सरपंच ने जो प्रपोजल था उसको बिना प्रॉपर तरीके से सोचे विचारे ही निरस्त कर दिया। क्वेश्चन 50, हिज स्टोरी सीम्स टू बी डेवोटेड। हिज स्टोरी सीम्स टू बी डेवोटेड डैश डैश ट्रूथ। So friends, correct answer will be option number 2, devoted of truth। यानी उसकी जो स्टोरी है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सच के लिए डिवोटेड हैं, समर्पित हैं। क्लियर फ्रेंड्स? 51 देखेंगे। क्वेश्चन 51, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एनार्की, ग्रामर, पॉल्यूशन एंड इडियोसिंक्रेसी। दोस्तों शायद ये इनकरेक्टली वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर एनार्की की स्पेलिंग ANARCHY बिल्कुल करेक्ट है। GRAMMAR ग्रामर की स्पेलिंग भी सही है, और POLLUTION पॉल्यूशन की स्पेलिंग भी सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इनकरेक्टली वर्ड होना था, करेक्टली हो गया गलती से, तो आप इसको इनकरेक्टली पढ़िए। फाइंड द इनकरेक्टली वर्ड। तो फ्रेंड्स जो इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी वो एकमात्र है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि बाकी तीनों करेक्ट हैं। आइडियोसिंक्रेसी की स्पेलिंग हो जाएगी IDIO, क्लियर, और SYNCRACY, आइडियोसिंक्रेसी। क्लियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आइडियोसिंक्रेसी, यानी कि एक स्ट्रेंज बिहेवियर, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग मैंने आपको बताई, एक बार फिर से बता रहा हूँ। IDIO, DEO नहीं होता है, IO होता है, SYN सिन, और CRASY सिनक्रेसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सिनोनिम ऑफ कैरियर। तो फ्रेंड्स कैरियर का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर 4, वोकेशन। यानी कैरियर मीन्स रोजगार, और वोकेशन मीन्स भी होता है रोजगार। तो कैरियर का सिनोनिम्स हो जाएगा वोकेशन। बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक या फायदेमंद। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वस्त, और वैकेशन मीन्स होता है दोस्तों छुट्टी। ठीक, डायरेक्शंस देखेंगे क्वेश्चन 53 से 55, और इसमें एक करेक्ट सेंटेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको इम्प्रूव करके लिखना है। 53 द ट्रेन, और जो ब्रैकेट में स्पेलिंग दी गई है इसको आपको इम्प्रूव करना है। लेफ्ट बिफोर से रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर से रीच द स्टेशन,
क्योंकि आपकी ये शिकायत सबसे ज़्यादा होती है कि सर करेक्ट आंसर को पहले बताया करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं वही करने जा रहा हूँ। उसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर बिफोर कनेक्टर से जुड़ा हुआ है और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ओवरऑल ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बन जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर जो यदि बिफोर से या आफ्टर से कनेक्टर से जुड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स उसमें एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में, और दूसरा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होना है। तो यहाँ पर हेड लेफ्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई शुड हैज़ टू बी विद देम टूनाइट। हैज़ टू बी नहीं होता फ्रेंड्स, देखिए शुड आ रहा है, शुड मॉडल वर्ब है तो शुड के साथ में आएगा हैव बीन। क्लियर, शुड के साथ में आएगा हैव बीन, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ में जब अपनी बेस फॉर्म की बात होती है तो उसके साथ में हमेशा हम जो मेन वर्ब होती है इसकी बेस फॉर्म की ही यूज़ होता है। क्लियर, तो यहाँ पर इसलिए हैव बीन करेक्ट हो जाएगा। ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस, तो टू बी लेफ्ट, बीइंग लेफ्ट, बीन लेफ्ट और लेफ्ट और बी लेफ्ट, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी लेफ्ट। ही मस्ट नॉट और फिर बी, ठीक, ये मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया है। फिफ्टी 61 के जो क्वेश्चन होंगे वो फिगर्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं केवल आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। जो भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दी गई हैं, यानी 5 क्वेश्चन में आपको 20 फिगर्स ऑफ स्पीच दी गई हैं। इन 20 की 20 फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं कल की वीडियो में एक स्पेशल वीडियो होगा फिगर्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड, वहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ में क्लियर करूँगा, तो तब तक आप वेट कीजिए। मोटा मोटी मैं यहाँ भी बताता हुआ चलूँगा। 56 माई अंकल पास्ट अवे इन 1970, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच बनता है वो होता है यूफेमिज्म, और यूफेमिज्म का काम होता है जब भी हम अनप्लेजेंट वर्ड्स के स्थान पर कुछ सम प्लेजेंट वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो यूफेमिज्म होता है। माई अंकल पास अवे मतलब मेरे अंकल की डेथ हो गई थी 1970 में, तो यहाँ पर वो सीधे सीधे डेथ ना कहकर उसने उसके स्थान पर पास्ट अवे, जो कि एक प्लेजेंट साउंड प्रतीत हो रहा है, तो उन वर्ड्स का यूज़ किया। एपोस्ट्रोफ में जो डायरेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको डायरेक्ट फॉर्म में एड्रेस किया जाता है। एक्सक्लेमेशन में, तो फ्रेंड्स एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और टोटोलॉजी में हम किसी भी विषय में एक धारणा बना लेते हैं, ठीक है। 57 ओ हेमलेट दाउ हैज क्लैप्ड माई हार्ट इन ट्वाइन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज हियर। तो फ्रेंड्स ओ हेमलेट, हेमलेट वहाँ पर नहीं है, ठीक है, और ये जो है जो जर्ट्रूड है उसकी माता, उसके द्वारा शब्द कहे गए हैं हेमलेट से, और वो हेमलेट को डायरेक्ट एड्रेस कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी बताया मैंने ऊपर, जब हम किसी को एड्रेस करेंगे तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। नेक्स्ट, माई रेंचर अंकल बाउट 50 हेड ऑफ कैटल लास्ट वीक, तो 50 हेड ऑफ कैटल यानी कि उन्होंने 50 हेड नहीं 50 कैटल खरीदे हैं। तो जब हम किसी भी कंप्लीट जो थिंग होती है, कोई पर्सन वस्तु होती है, उसके स्थान पर उसके एक पार्ट की बात करते हैं, या हॉल टू पार्ट और पार्ट टू हॉल की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा सिनकडली। क्लियर, माई सन्स टीचर मेड इट क्लियर दैट चीटिंग ऑन टेस्ट वाज नो लाफिंग मैटर। वो कह रहा है कि मेरी अध्यापक, मेरे जो बच्चे का जो टीचर था उसने स्पष्ट कर दिया कि एग्ज़ाम में जो चीटिंग की थी वो कोई लाफिंग मैटर नहीं था। अब लाफिंग मैटर नहीं था तो यानी वो बहुत ही गुस्से वाला मैटर था। इसका आंसर सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उस समय उसको आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट और टीज हो जाएगा
जब क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसका आंसर हमें पहले से पता हो, जैसे इज मनी ग्रो ऑन ट्री, कि क्या पैसा पेड़ पर उगता है, तो हम सभी को पता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है वो लाइटोटीज हो जाता है। या फिर हम कहेंगे जब हम किसी अफर्मेशन थिंग को नेगेशन रूप में कहते हैं तो वो भी लाइटोटीज ही होता है। नेक्स्ट, प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रांड एंड गे। प्राइड गोथ, गोथ मतलब गोज, गोथ मतलब गोज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्राइड है वो एक फीलिंग है, वो एक फीलिंग है और उसको हम ह्यूमन बीइंग्स की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम किसी फीलिंग्स को या किसी इनएनिमेट थिंग को एनिमेट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। 61, वन हु लुक्स एट द नेगेटिव और डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। वह व्यक्ति जो हमेशा ही सभी वस्तुओं के नेगेटिव या नकारात्मक या जो डार्क साइड होती है उसको देखता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, फेमिनाइन स्त्री से संबंधित होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स और सटल यानी सटल जो होता है वो होता है हल्का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज इज रिटन बाय ग्रीक्स। ग्रीक्स के द्वारा कितनी ड्रामेटिक यूनिटीज लिखी गई हैं? तो फ्रेंड्स ग्रीक्स के द्वारा 3 ड्रामेटिक यूनिटीज लिखी गई हैं। एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ प्लेस और तीसरी ड्रामेटिक 63 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो फ्रेंड्स कैलाउस का जो सिनोनिम्स है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कैलाउस मीन्स होता है कठोर या निर्मम और वर्चुअल मीन्स भी होता है कठोर या निर्मम, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक यानी समस्यात्मक, लार्ज यानी कि बड़ा और ह्यूमन मीन्स पवित्र, ठीक है, या दयालु भी हम कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नरेशन बेस्ड है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। आई विल सी यू लेटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी सेड। उसने कहा कि मैं आपको बाद में देख लूँगी। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो फ्रेंड्स शी सेड, सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लेना है। तीनों में सेड दिया गया है और ये भी स्टेटमेंट है सिंपल सा, तो यहाँ पर भी दैट आना। तो यहाँ तक तो सब सही है। अब आई को हम सी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी ये सही है, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी। लेकिन दोस्तों जब ये शैल या विल होगा तो हम इसको वुड में कन्वर्ट करेंगे। अब वुड या तो यहाँ पर दिया गया है या फिर यहाँ पर दिया गया है, तो देखना यह है। देखिए सी है तो सी का सी नहीं होगा, सी ही रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, ये करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द एजिलिटी ऑफ एक्रोबैट एंड थ्रिल द ऑडियंस। जो एक्रोबैट की एजिलिटी थी उसने पब्लिक को क्या किया और थ्रिल कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेज। उसने आश्चर्यचकित कर दिया, आश्चर्यचकित और अचंभित दोनों कर दिया। नेक्स्ट 65 इम्प्रूवमेंट देखना है, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। नो सुनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइड दैट, ये तरह ब्रैकेट वाला पार्ट आपको जो करेक्ट आंसर है वो इम्प्रूव करके लिखना है। नो सुनर had he got out of her sight that she proceeded to tamper with the letter। तो चलिए इसके ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते। फर्स्ट हो जाएगा नो सूनर डिड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट एंड, तो फ्रेंड डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो ये गलत हो जाएगा।
एज सुन एज इसका नहीं बनेगा, जब नो सूनर है तो नो सूनर से ही बनेगा। एंड थर्ड हो जाएगा नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइड देन नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो एक बार फिर से हम उस क्वेश्चन को देखें। तो फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर साइट के बाद में दैट दिया गया है और यहाँ पर जो है देन का यूज हुआ है, क्लियर, यहाँ पर देन का यूज हुआ है, तो नो सूनर के साथ में हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। एज सून एज के साथ में हम कॉमा का यूज करते हैं और नो सूनर के साथ में हम देन का यूज करते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 67. They also serve who only stand and wait. In these lines from On His Blindness, they stands for those who. जॉन मिल्टन साहब ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कहते हैं कि वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो जो दे वर्ड है यहाँ पर वो किसके लिए यूज हुआ है? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ द गॉड, जो केवल धैर्यपूर्वक खड़े रहते हैं और धैर्यपूर्वक जो ईश्वर है उसके आदेश का पालन करते हैं, वो भी सही मायने में ईश्वर की सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ब्रिनम वुड कम टू डंसिनन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? शेक्सपियर्स के मैकबेथ में जो एक ट्रेजेडी प्ले है और विलियम शेक्सपियर की 4 जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है, तो उसमें एक इंसिडेंट होती है प्ले के लास्ट में कि जो ब्रिनम वुड है वो डंसिनन हिल पर जो है चढ़ाई कर देता है। तो फ्रेंड्स, वो किस प्रकार से, मतलब ब्रिनम वुड जो है किस प्रकार से चलता है? द विचेज कैरीड इट देयर, कि जो विचेज जिन्होंने शुरू में भविष्यवाणी की थी वो उसको वहाँ पर लेकर जाती हैं। द फोल वेदर कॉज्ड एन अपहीवल, जो बैड वेदर है उसके कारण हो जाता है ये, और मालकम्स आर्मी मार्च बिहाइंड इट्स कट ब्रांच। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मालकम्स की जो आर्मी होती है वो पेड़ों की जो ब्रांच होती है उनको काट लेती है और उनके पीछे छिप जाती है, जिससे कि जो डंसिनन हिल पर जो मैकबेथ छिपा हुआ था उसको ये पता ना चले कि मालकम की आर्मी ने जो है उस पर आक्रमण कर दिया है। और इस तरह से जो विचेज की थर्ड जो प्रोफेसी थी, जो थर्ड भविष्यवाणी थी, वो भी सही हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, व्हाई वाज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेज प्रोफेसी इन मैकबेथ? मैकबेथ के विषय में प्रोफेसी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी विचेज के द्वारा, और उसके बावजूद भी मैकडफ उसको मारने में क्यों सफल रहता है? तो वो भविष्यवाणी थी कि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से जन्मा बच्चा तुम्हें नहीं मार सकता। तो यानी कि जो मैकडफ था उसका जन्म नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, वो एक सिजेरियन डिलीवरी थी। तो इसलिए जो है वो मैकडफ मैकबेथ को मारने में सफल रहा। 70. The guilty conscience of Macbeth is revealed in। मैकबेथ का जो गिल्टी कंसाइंस है, उसकी जो आत्मा एक शौक विक्षिप्त हो जाती है, वो किस सीन में होती है, कहाँ पर? तो फ्रेंड्स वो होता है बैंकेट सीन। 71. फ्रेंड्स, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। चिराग सेड आई शैल बी 24 टुमारो। चिराग ने कहा कि मैं कल 24 का हो जाऊंगा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चिराग सेड दैट ही वुड बी 24 द नेक्स्ट डे। टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन को फाइंड करने का तरीका यही है कि नेक्स्ट डे देख रहे थे कहाँ पर है, यहाँ पर फॉलोइंग डे है, यहाँ पर टुमारो है, यहाँ पर फॉलोइंग डे है, यहाँ पर नेक्स्ट डे है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब अपने आप में करेक्ट है। 72. डैश डैश नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दिस लाइन एग्जिस्ट्स इन, कि नेचर, जो व्यक्ति उसको
लव करता है उसको कभी धोखा नहीं देती है। तो ये लाइन ली गई दोस्तों टिंटन एबे से। टिंटन एबे का फुल टाइटल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। 73 कंप्लीट द सेंटेंसेस। जस्टिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस प्रॉब्लम्स को शो करता है इंग्लिश लीगल सिस्टम की, ठीक। 74 इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की थर्ड लाइन में मिल्टन अपने किसी टैलेंट की बात करते हैं, तो उनका वो टैलेंट क्या था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज पोइटिक एबिलिटी। वहाँ पर वो अपनी पोइटिक एबिलिटी की बात करते हैं कि जो मेरा एकमात्र टैलेंट है, मेरी आंखों की रोशनी चले जाने से वो भी मेरे ऊपर एक बोझ की तरह रखा हुआ है। 75 हु इज द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन। एसे ऑन मिल्टन राइटर के एसे ऑन मिल्टन के राइटर कौन होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मैकाले। 76 नरेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सेंटेंस होगा सी आस्क्ड इज नीरज कमिंग टू द मीटिंग, कि क्या नीरज मीटिंग में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर हम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो चेक के लेते हैं कहाँ पर इफ़ का यूज़ है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में इफ़ का यूज़ किया गया है। 2 में देख लेते हैं सी आस्क्ड दैट इफ़ नीरज वाज कमिंग टू द मीटिंग। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 क्यों सही नहीं है ये भी चेक के लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो लास्ट वाला है उसमें नीरज से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है और नीरज जो है प्रोपर नाउन है और प्रोपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 77 इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑकर, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कि यदि म्यूजिक लव के लिए एक भोजन का काम करता है तो उसको बजने दो। तो फ्रेंड्स इन लाइंस के साथ में प्ले 12th नाइट की शुरुआत होती है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है उसको सेलेक्ट कीजिए। प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, ये सेंटेंस इम्परेटिव में दिया गया है। और फ्रेंड्स इम्परेटिव में जब कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम सेंस के अनुसार रिक्वेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्योंकि इसकी शुरुआत प्लीज से हो रही है तो प्लीज करते समय हर कोई समझ लेना कि रिक्वेस्ट ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 5 के रूप में जो 4 दिया गया है ये 2, 3, 4, 5 हो गया है, 1 मिसिंग हो गया नंबर। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली विल बी करेक्ट आंसर। 79 वन ऑफ दीज पोइट्स इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ हेवन, आइडेंटिफाई हिम। कि कोई एक जो पोइट है वो बार्ड ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स बार्ड ऑफ हेवन एक ही व्यक्ति है, विलियम शेक्सपियर। 80 गैल्सवर्थीज मास्टरपीस इज, गैल्सवर्थी का मास्टरपीस होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द 4 साइड सागा। 81 विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1971 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेसेड टू द मिडिल स्टेजेस ऑफ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1798 में फ्रेंच के टूर पर थे जहाँ पर वो विटनेस बने थे मिडिल स्टेजेस के। तो किसके कारण, मतलब क्या था ऐसा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच रेवॉल्यूशन। 82 the verse lines, she gave me eyes, she gave me ears and humble cares
एंड डेलिकेट फेयर्स वर इन रेफरेंस टू। तो फ्रेंड्स ये रेफरेंस में कही गई हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ के। क्लियर। 84 who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability। तो फ्रेंड्स लाइसिडस को किसने डिसअप्रूव किया था? उसके इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. इलियट। सॉरी फ्रेंड, माफी चाहूंगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैमुअल जॉनसन। और फ्रेंड्स सैमुअल जॉनसन ही वो थे जिन्होंने जो उसकी अंतर्निहित असंभाव्यता थी लाइसिडस की, उसको रिजेक्ट किया था। ऑप्शन नंबर 1 से जगह सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट 85 मिल्टन्स लाइसिडस इज ए और एन। मिल्टन का लाइसिडस है एपिक, इलेजी, ओड, लेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेजी। द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। शेक्सपियर की पोएम्स में टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स कितना है? आंसर होगा 154। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी। जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क एक इलेजी है? तो गाइज आंसर होगा लाइसिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोएम ए लाइन में आइदर बी एंड, स्टॉप्ड और। कि किसी भी पोएम में या तो कोई लाइन एक ब्रेक के साथ में, कॉमा के साथ, फुल स्टॉप के साथ में फिनिश हो जाएगी, एंड हो जाएगी, या फिर दोस्तों वो अगली लाइन में बिना खत्म हुए चलती रहेगी, तो वो हो जाएगा रन ऑन। और इस तरह की पोएम जो होती हैं दोस्तों वो इंजाबमेंट मीटर में लिखी गई होती हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड इन। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था प्लेज का, वो कब अपीयर हुआ था? आंसर हो जाएगा 1623। नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेस ऑफ। टर्म कॉमेडी ऑफ मीनस एसोसिएटेड है हैरोल्ड पिंटर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ए बैलार्ड स्टेंजा इज ऑफ। तो फ्रेंड्स बैलार्ड का जो स्टेंजा होता है उसमें कितनी लाइंस होती हैं? 2, 3, 4 एंड 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लाइन। और फ्रेंड्स बैलेड जो है एक फोल्क सॉन्ग होता है जो स्पेशली ग्रुप डांसर्स के द्वारा गाया जाता है। जो बंजारे टाइप के लोग होते हैं उनके द्वारा इस तरह के सॉन्ग्स को गाया जाता है बैलाड। 92 इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर? आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। तो फ्रेंड्स ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई हैं। और आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। तो गाइज ये लाइन ली गई हैं इमोर्टलिटी ओड से। 93 इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद डैश डैश एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट्स अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट में बुक नंबर 9 में मिल्टन ने एडम के विषय में मेंशन किया है कि वो किस चीज़ में ओवरकम हो गया था, कि उसने जो है फॉरबिडन ट्री के जो है फ्रूट्स को खा लिया ताकि उसकी नॉलेज बेटर हो सके। तो ये था दोस्तों फीमेल चार्म। केवल फीमेल चार्म के कारण उसने जो है फॉरबिडन ट्री के जो फ्रूट्स थे उनको खा लिया। नेक्स्ट वन इज 94 मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लिश वेयर बेस्ड ऑन, यानी इंग्लिश लिटरेचर में जो मिस्ट्री और मिरेकल प्ले हैं
वो किस पर बेस है, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए इंग्लिश फोल्क लॉर, इंग्लिश लीजेंड्स, बिब्लिकल स्टोरीज और एंग्लो सैक्सन मिथ्स। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिब्लिकल स्टोरीज। नेक्स्ट 95, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओथेलो और यागो के बीच की जो रिलेशनशिप है वो एग्जाम्पल है इन्वर्जन का। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्लियर? अपोजिट वर्क करते हैं, यानी जो ओथेलो है, ओथेलो उस पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है कि ये मेरा सबसे खास और भरोसेमंद व्यक्ति है, लेकिन जो यागो है, यागो उसको चीट करता है और उसको जो है उसकी वाइफ के खिलाफ जो है संदेह पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए उनके बीच में जो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है ये एक इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट फिक्शियस स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच ए रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और मॉरल लेसन्स। यानी एक फिक्शियस स्टोरी होती है जो स्पेशली प्रेजेंट की जाती है टीच करने के लिए धार्मिक प्रिंसिपल्स को, सिंपल ट्रूथ को या फिर मॉरल लेसन्स को, तो दैट इज कॉल्ड पैरेबल। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पैरेबल। 97, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770। नेक्स्ट वन इज 98, इन द टेम्पेस्ट प्रेस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइकोरस बट हैज इंस्लेव्ड। टेम्पेस्ट प्ले में प्रेस्पेरो अपने जादू से एरियल को साइकोरक्स के जो कैद थी उससे रिलीज करता है, लेकिन वो इंस्लेव यानी दास बना लेता है किसको? कैलिबन को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 99, हु रोट एंड अबाउट होम, किसने लिखा और किसके विषय में लिखा? दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्थ अपार्ट, कि उसकी जो सोल है वो एक तारे के समान है और बहुत दूर वो कहीं निवास करती है आसमान में। तो ये कथन दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का था जॉन मिल्टन के विषय में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर और वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट इन शेक्सपियर्स। विलियम शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जहाँ पर डिजायर और प्रतिशोध यानी जो बदला और इच्छा के बीच में जो एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उलझन में रहता है अपनी अंतरात्मा के। तो फ्रेंड्स वो कौन सा करैक्टर है जिसको कि उसका यही सभी उलझन जो है उसके डाउनफॉल की तरफ लेकर जाती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा हैमलेट। हैमलेट जो कि टी.एस. इलियट साहब के द्वारा इसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया है। ठीक है ना, आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया है और वो इसीलिए कहा गया कि इसमें जो है हैमलेट केवल सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है और सारे जो उसके एक्शन होते हैं उनको वो डिले करता रहता है, वो एक्शन नहीं लेता है, तो इसलिए बाद में उसका पतन होता है और ये अपने फाल की तरफ जो है चला जाता है। विच प्ले फीचरिंग ए हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वर एलोगरिकल इन नेचर। तो फ्रेंड्स वह कौन सा हीरो है जो नेचर में एलोगरिकल होता है और इविल को ओवरकम करता है? तो आंसर होगा मॉरलिटी प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, किल क्लेडियो हु मेड दिस डिमांड एंड विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। किल क्लेडियो यानी क्लेडियो एक करैक्टर है और इसको
स्टेटमेंट को कौन कहता है, डिमांड कौन करता है, किस प्ले में करता है? तो फ्रेंड्स ये डिमांड होती है विलियम शेक्सपियर के मच एडू अबाउट नथिंग में बैटरीज एक करैक्टर है, उसके द्वारा ये डिमांड की जाती है। नेक्स्ट 103, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर? जॉन मिल्टन 1652 में ब्लाइंड हो गए थे, तो उसी समय उनकी लाइफ में जो घटने वाली दूसरी घटना थी, दुखद घटना थी, वो थी कि उनकी जो पहली वाइफ थी मैरी पॉवेल, वो उसकी डेथ हो गई थी। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स? जॉन मिल्टन ने कौन सी पोएम को ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इल पेंसरोसो। और फ्रेंड्स इल पेंसरोसो का मीनिंग होता है मेलनकली मैन, यानी कि जो उदासी से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं मेलनकलिक मैन। 105, हु वर द टाइटस एंड एंड्रोनिकस? टाइटस एंड एंड्रोनिकस कौन था? एन एथेनियन, ए रोमन नोबल, एम्परर ऑफ रोम और ए लेजेंडरी हीरो? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नोबल हीरो। नेक्स्ट, हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड? अब जो क्वीन है, यहाँ पर लेडी मैकबेथ की बात हो रही है, और लेडी मैकबेथ की जब डेथ हो जाती है तो उसकी सूचना मैकबेथ को कौन देता है? तो फ्रेंड्स उसकी सूचना सीटॉन के द्वारा मैकबेथ को दी जाती है, और ये घटना एक्ट 5 और सीन 5 की होती है, जहाँ पर मैकबेथ के द्वारा जो उसकी फेमस सोलिलोक्वी है, लाइफ इज ए टेल बट ए शेडो फॉर वॉकिंग नथिंग, तो ये जो उस समय लाइनें बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 107, शेक्सपियर joined Chamberlain's Man theatrical company as a? शेक्सपियर ने जो चैम्बरलैन मेंस थिएट्रिकल कंपनी थी उसको ज्वाइन किया था एज एन एक्टर एंड ए प्लेराइट के रूप में, ठीक है ना? कैसे ज्वाइन किया था? एज ए एक्टर एंड प्लेराइट के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, हाउ डज क्वीन जर्ट्रूड डाई? हैमलेट प्ले में क्वीन जर्ट्रूड की डेथ कैसे होती है? तो फ्रेंड जब जिस समय हैमलेट और लेयर्टीज के बीच में जो युद्ध चल रहा होता है, और जर्ट्रूड जो है हैमलेट का जो कप होता है उसमें, जो विनिंग कप होता है उसमें पॉइजन मिला देता है, और उसकी जो स्वार्ड होती है उस पर भी वो पॉइजन लगा देता है कि अगर हैमलेट द्वंद्व जो ड्वेल हो रहा था उनके बीच में उससे बच जाएगा तो फ्रेंड्स उसके बाद में उसको विनिंग कप दिया जाएगा और वो जहर को पीकर मर जाएगा। लेकिन जब वो बार बार हैमलेट को जब घायल होते देखती तो उसके अंदर की जो मातृत्व की भावना थी जर्ट्रूड के, वो जाग जाती है और वो उठाकर जो है उस जहर के प्याले को पी लेती है। क्लियर? 109, हाउ मैनी सोलिलोक्वीज डज हैमलेट डिलीवर? फ्रेंड्स हैमलेट के द्वारा जो ओवरऑल सोलिलोक्वी डिलीवर की जाती है वो होती है 7। क्वेश्चन 110, चार्मिंग एंड विटी में बी एक्सप्रेस्ड एज? चार्मिंग एंड विटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो फ्रेंड दिस इज ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइंटिलेटिंग यानी चमकता हुआ। तो फ्रेंड्स स्केइज्म की बात करेंगे तो स्केइज्म मीन्स होता है फूट या विच्छेद, और साइन दोस्तों साइन मीन्स होता है कलम या वंशज, और सैंग्वाइन मीन्स होता है आशावादी। नेक्स्ट वन 111, पोइटिक जस्टिस वाज ए टर्म कॉइन्ड बाय? फ्रेंड्स पोइटिक जस्टिस जो टर्म है वो किसके द्वारा किया गया है, मतलब कॉइन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉमस राइमर। नेक्स्ट वन इज 112,
In Paradise Lost Book 1, Saturn is the embodiment of Milton's. पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न इम्बॉडिम होता है तो मिल्टन के किस में होता है? तो दोस्तों आंसर होता है स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट, यानी बदले की जो भावना होती है उसके अंदर कूट कूट कर भर जाती है। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? नीचे दिए गए राइटर्स में से किस राइटर ने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज नहीं जीता था? आंसर हो जाएगा जेम्स जॉयस। नेक्स्ट 1114 इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। सोलिटरी रीपर से लाइन दोस्तों ली गई हैं और जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड का टूर करते हैं और वो एकांत पहाड़ी से होकर गुजर रहे थे तो वहाँ पर जो हाईलैंड लैश थी जो फसल को काट रही थी तो वो उस गीत को गा रही थी। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि जैसे जैसे मैं पहाड़ी पर ऊपर चढ़ता चला गया उस म्यूज़िक की आवाज़ जो है जो मैंने अपने हृदय में समाहित कर लिया था मुझे अब सुनाई नहीं दे रही थी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वन 115 एपिक है। तो फ्रेंड्स एपिक होता है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट, या जिसको हिंदी में कहते हैं महाकाव्य। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 116 द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन वेनिजेंस दिस लाइन ओकर्स इन। तो फ्रेंड्स रेयर एक्शन इन वर्च्यू दैट इन वेनिजेंस दिस लाइन इज अपियर इन हेमलेट। 117 there is a special providence in the fall of a sparrow this line given above occurs in। तो फ्रेंड्स लाइन भी हेमलेट में अपियर होती है, एक्ट 2 और सीन 2 में लाइन बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज ए कोटेशन फ्रॉम। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ कोटेशन ये भी हेमलेट प्ले से ली गई है और विलियम शेक्सपियर का वो प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट 119 व्हाट वर द कोज ऑफ विलियम्स डेथ इन सन्स एंड लव। दोस्तों विलियम की डेथ का कारण क्या था सन्स एंड लव में? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूमोनिया। सन्स एंड लव एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जिसको WH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमने इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करके रखा हुआ है। 20 व्हाट इज पिकारेस्क नोवेल। पिकारेस्क नोवेल क्या होता है? तो फ्रेंड्स पिकारेस्क नोवेल एक ऐसा नोवेल होता है जिसका जो हीरो है वो वेंडरिंग रोग होता है, यानी घूमता रहता है बस ऐसे ही। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। 12th नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ। तो फ्रेंड्स 12th नाइट जो ड्यूक ऑफ इलीरिया होता है उसकी स्पीच के साथ में वो शुरू होता है। 122 शेक्सपियर मेक्स फन ऑफ प्यूरिटन्स इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स के ऊपर एक फन किया था। तो फ्रेंड्स वो प्ले था 12th नाइट। Who calls poetry the breath and final spirit of all knowledge। किसने कहा था कि पोइट्री जो नॉलेज है सभी नॉलेज हैं उनकी स्पिरिट है, फाइनल स्पिरिट है, सबसे अच्छी स्पिरिट है और उनकी श्वास है। तो फ्रेंड्स ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट डोस्ट दाउ थिंक बिकम दाउ आर्ट वर्चुअस there shall be no more cakes and alley who speaks the lines given above in 12th night। तो फ्रेंड्स ये लाइन 12th नाइट में किसके द्वारा बोली जाती हैं? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा सर टॉबी ब्लीच। 125 द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज
discretion occurs in Shakespeare। तो बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिएशन। दोस्तों ये लाइन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से ली गई है। और इसी के साथ में ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।